नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह, हमारे साथ हैं द वायर के संस्थापक संपादक एम के वेणु। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया तेज़ी से गिर रहा है। गुरुवार को ये 69 रुपीज़ पे जाके टिक गया था। आज भी गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। जानकार इसके और नीचे गिरने की उम्मीद बता रहे हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि रुपये में गिरावट आ रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रुपये आपको याद होगा 2013 में भी जब यूपीए की सरकार थी, तब भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी तेल के दाम एकदम बढ़े थे। 110-115 डॉलर प्रति बैरल हुआ था। तब भी यही जो आज समस्या जो हम देख रहे हैं ये तब भी हुआ था। तब भी रुपया काफ़ी जोरों की लुढ़का था और 68 रुपीज़ तक, 68.5 तक चला गया था। और उस वक़्त भी जो भारत की जो स्थिति, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं, जितना आप आयात करते हो, निर्यात करते हो, उसका जो बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, आपकी जो असली कमाई जो है, वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी घट सी रही थी। तो आज भी हम वही स्थिति देख रहे हैं। आज भी तेल के दाम एकदम से बढ़ गए और इस साल भारत में जो काफ़ी चिंताजनक जो बात हमने देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो करीब $6 बिलियन जो FIIs ने जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो बाहर गया है। और ये 2008 के बाद, जब पूरे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत से बाहर 2018 में गया। तो 8 में देखा गया था कि इस तरह कि $6 बिलियन एकदम हिंदुस्तान छोड़ के, तो इसमें विदेशी मुद्रा स्थिति जो है उसमें भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। मगर आज एक नई चीज़ हम ये देख रहे हैं कि आज जो रुपया जो लुढ़का है, ये 2013 में जब रुपया नीचे गया था, उससे भी और नीचे गया रुपया। और एक नया कारण ये है कि जिस तरह जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू किया, एक व्यापार को रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जो चाइना से जो अमेरिका जो एक्सपोर्ट होता था, उस पर रोक लगाई जा रही है। तो और चाइना बहुत बहुत बड़ा इकॉनमी है, और एक दो बड़े इकॉनमी जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में अगर जिस तरह के जो व्यापार के झगड़े देखने को मिल रहे हैं, इसका पूरा असर और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, और पढ़ने की आशा भी और है। और बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जैसे पॉल क्रुगमैन, नोबेल प्राइज़ विनिंग अर्थशास्त्री, उन्होंने भी कहा कि ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1998 में एक बार ही हुआ था, 1999-2000 में, जिसको वाजपेयी साहब की सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, कहीं उस तरह का एक क्राइसिस आज दोबारा ना खड़ा हो जाए। तब भी यही देखा गया था कि सारे एशियाई जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ से काफ़ी जो डॉलर है वापस अमेरिका की तरफ भागा और सारी जो एशियाई जो करेंसियाँ थी, रुपया, जैसे हिंदुस्तान का रुपया, या आप थाईलैंड का करेंसी ले लीजिए, आप साउथ कोरिया, उन सब में बहुत गिरावट आई थी। तो ये चिंता आज सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं। और चिंता की एक और बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ों का कोई आंकलन ये सरकार कर ही नहीं रही है। और देखने को ये मिल रहा है कि ये लोग, मोदी जी और उनके जो कैबिनेट है, कोई सीनियर मिनिस्टर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और ये रुपया जिस तरह लुढ़क रहा है और किस तरह अर्थव्यवस्था में इसका फ़र्क पड़ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अभी तक कोई आगे कुछ बोल नहीं रहा। और एक किस्म का मैं देख रहा हूँ कि आप मीडिया में भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे बात हो रही है, और सारा सरकार का फोकस ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या किस तरह के मुद्दे इनको इलेक्शन में अगले साल फ़ायदे हों, उसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है। और जो पूरे जो अर्थव्यवस्था में जो आज जो चिंता दिख रही है, उस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और ये मुझे लगता है इसमें ये चिंता का विषय है। ये अच्छा, रुपए में गिरावट की खबर तो आ रही है, लेकिन इससे सीधे आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात, रुपए में गिरावट आने से क्या होता है, आपका जो आयात होता है वो और महंगा हो जाता है। तेल वैसे ही महंगा हो रहा है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और तेल हमेशा डॉलर में खरीदा जाता है। अगर साथ साथ डॉलर की कीमत
रुपए की तुलना में डॉलर और महंगा होता है तो तेल और भी महंगा हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर $1 आज की तारीख में अगर 67 रुपीज़ है, अगर वो 70 रुपीज़ हो जाता है, जैसे कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं 70 रुपये हो सकता है, तो जाहिर है आपको जो तेल आप खरीद रहे हो, एक तो तेल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं डॉलर के टर्म्स में, और डॉलर उस रुपए की तुलना में और महंगा होता है तो वो और महंगा हो जाता है। और ये चीज़ अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो उस जो कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ती है, क्योंकि तेल आपने देखा, जैसे तेल के अगर दाम बढ़ते तो ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ता है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है। छोटे मोटे सामान जो आम आदमी खरीदता है वो सब बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरा मैं एक और फ़र्क ये पड़ता है कि एक और इम्पैक्ट ये होता है कि जब रुपया किसी भी देश का जो करेंसी अगर थोड़ा वोलेटाइल होता है, जैसे उसमें स्थिरता नहीं होती है, तो विदेशी निवेशक इंतज़ार करता है कि स्थिरता वापस आ जाए, फिर वो निवेश करेगा। कि जब तक ये करेंसी डामाडोल रहती है तब तक विदेशी निवेशक थोड़ा दूर रहते हैं। इसलिए आप इस साल देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में भी विदेशी निवेशक बिल्कुल नहीं आए। निवेश करने के बजाय स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेश बाहर गया है। जो $6 बिलियन जो मैं बता रहा हूँ, 40-45 हज़ार करोड़ बाहर गया असल में। तो इसको भी RBI इसको लेके चिंतित है। एक स्टेटमेंट आज आया है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह 2013 में जब इसी तरह की चिंताएं थी तो RBI ने एक स्कीम लेके आई जिसमें जो NRIs हैं, हिंदुस्तानी जो प्रवासी जो भारतीय हैं, उनसे एक डिपॉजिट उन्होंने डॉलर डिपॉजिट करने के लिए उनको एक बड़ा एक इंसेंटिव स्कीम उनके लिए लाया गया, जिसे FCNR स्कीम बोलते हैं। उसमें एक अच्छा एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और उनको बोलते हैं कि आप अपना डॉलर डिपॉजिट कीजिए 2-3 साल के लिए, और उसमें थोड़ा कि खास किस्म से उनको थोड़ा एक अट्रैक्टिव जिसे इंटरेस्ट रेट पे उनको कहते हैं कि आप लाइए। वो स्कीम लाने की बात चल रही है। मेरा मानना है कि क्योंकि वो उसकी बात चल रही है, ये एक साफ एक साइन है कि सरकार इससे चिंतित है। अच्छा, जैसे कहा जाता है, हमारे नेता मंत्री विधायक सारे लोग दावा करते हैं हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और हमारा रुपया गिर रहा है। तो क्या भारत सरकार कुछ रुपए की मजबूती के लिए कुछ नहीं कर सकती है कि उसका रुपया मजबूत रहे, और मजबूत रुपए से क्या भारत को फ़ायदा मिलेगा कुछ? देखिए, हमेशा अर्थव्यवस्था अगर रुपया, अब अमेरिका और यूरोप, ब्रिटानिया, इन सब की करेंसीज हार्ड करेंसी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये पुरानी अर्थव्यवस्थाएं और ये इन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया और इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। इस वजह से इनकी करेंसी को सारी दुनिया मानती है। तो अगर आपकी अर्थव्यवस्था अगर अच्छी हो तो आपकी करेंसी को सारी दुनिया मानेगी। ये आप सबसे बड़ी पहचान अच्छे करेंसी की होती है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था पे लोगों का विश्वास रहता है, पूरे दुनिया में जो निवेशकों का। इसलिए आप डॉलर देख लीजिए, पाउंड देख लीजिए, या यूरो देख लीजिए, या जापानीज येन, ये बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इनकी जो करेंसी पे लोगों का विश्वास है। अब जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को भी बहुत एक पहली बात तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था छोटी है। चीन के मुकाबले भी चीन हमसे 5 गुना ज़्यादा है। हमारी $2 ट्रिलियन की इकॉनमी है, चीन $11 ट्रिलियन की इकॉनमी है। और चीन के करेंसी को इसलिए लोग अब देखते हैं क्योंकि अब अमेरिका और यूरोप तो पिछले 100 सालों में उनकी तो काफ़ी जितना उनकी बढ़ोतरी होनी थी हो गई, मगर अब आगे जाके लोग देख रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, और चीन की तरफ लोग जो एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता लाने के लिए लोग चीन की तरफ आजकल देख रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी कि अमेरिका और चीन के बीच में मामला सुलझना चाहिए, और उनके बीच में अगर मामला बिगड़ता है और अगर चीन भी उल्टा एक्शन लेती है तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा और अर्थव्यवस्थाओं में फ़र्क पड़ेगा, और इससे दुनिया में किसी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि बड़ा रिस्क है। तो इसलिए सारी दुनिया में निवेशक सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है व्यापार का, ये कैसे सुलझता है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो भारतीय रुपए में गिरावट आ रही है, ये वैश्विक समस्या है, देश की अंदरूनी समस्या नहीं है? देश की अंदरूनी मतलब
एक तरह से देश की जो ज़्यादातर जो अब जो हो रहा है ये वैश्विक है, मगर हमारी अंदरूनी समस्या ये है कि जब तेल के दाम जब इतने गिरे, उसके बाद पिछले 4 साल में हमने क्या किया, हमें इतना फ़ायदा जो हुआ तेल के दाम गिरने का, जो मोदी जी कहा करते थे 2014 में कि मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि मेरे आते ही तेल के दाम एकदम 60-70% नीचे गिरे है। तो 100 कहाँ $15 से $40 $35 तक चला गया। तो इससे मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा एक वो मिला, एक जैसे कहते हैं कि एक भंडार मिला पैसों का। मेरा बस यही मानना है कि उसका इन्होंने कुछ किया नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। और उसके बाद आप देखिए जो औद्योगिक विकास दर और जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बाद गिरता ही चला गया। आपको 8% आपको 2015-16 में मिला, और आज की तारीख में इस साल का जो 2017-18 का 6.7%, कहाँ 8% और 6%। तो ये तो साफ दिख रहा है कि सारी जो विकास दरें जो है नीचे आ रही हैं। जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जिसका भी इम्पैक्ट रुपए पे पड़ता है, पहली बारी 4 साल में मैंने ये नहीं कि पिछले किसी सरकार में ये नहीं देखा कि 4 साल में हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो निर्यात है वो नेगेटिव चल रहा है, मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक से ये लोग सुधार नहीं पाए, और मेरा मानना है कि सुधरने की स्थिति में थी, मगर ये जो नोटबंदी और जिस तरह इन्होंने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, ये बहुत दो बड़ी बड़ी मार पड़ी है, और उसका असर हमें अभी भी दिख रहा है। और चाहे सरकार कुछ भी कहते रहे, इनको तो खैर ये किसी चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है। ये तो सरकारी आंकड़ों को भी नहीं मानते। ये तो ये भले ये कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, मगर ये जो हमारी जो अंदरूनी जो अर्थव्यवस्था को संभालने में जो पिछले 4 साल में हमने जो गलतियां की हैं, उस पर अगर आप ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति अभी जो पैदा हो रही है उसको जोड़ लें, तो दोनों मिल के एक मेरे हिसाब से खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। अच्छा, कहते हैं कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो निर्यात को फ़ायदा मिलता है, तो क्या अभी रुपया कमज़ोर होने का निर्यात सेक्टर पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? देखिए ये बात वो तब होता है जब आपका जो रुपया जो कमज़ोर होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। तो हमेशा अर्थशास्त्री आपको बताएंगे कि जो जब आप करेंसी की बात करते हैं, करेंसी अगर थोड़ा गिर भी रहा हो तो एक सॉफ्ट तरीके से गिरता है। गिरने से उस पर लोगों को, एक दुनिया के निवेशकों को एक आश्वासन मिलता है कि ये एकदम से लुढ़केगा नहीं। इसलिए करेंसी को एकदम से जो झटके से जो करेंसी वैल्यू गिरती है, तो उससे लोग निवेशक जो है दुनिया के डर जाते हैं। तो इस वक्त वो चीज़ हो रही है। तो ये मेरा मानना है। हालांकि थोड़ा बहुत अगर गिरे तो ठीक है, हमारे निर्यात के लिए अच्छा है, मगर जिस तरह अभी गिर रही है इससे लोग, आप अगर बिजनेस चैनल भी डाल के देखें, सब लोग ये कहेंगे कि वो नर्वस हैं अभी इस वक्त। अच्छा, एक और जुड़ी खबर आई है काला धन से। स्विस बैंकों में नोटबंदी के 1 साल बाद जमा भारतीय धन में 50% का इजाफा हो गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो सरासर इस सरकार, जितने इन्होंने दावे करे थे नोटबंदी के बाद कि अब पूरा मतलब ब्लैक मनी को हमने उसका जनरेशन ही ख़त्म कर दिया और अब ये सारे बाहर बैंकों से पैसे वापस आएंगे। इन्होंने ब्लैक मनी लॉ लेके आया था, आपको याद होगा। ब्लैक मनी लॉ के तहत इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोगों को कहा कि सारे हिंदुस्तानी जिनके पैसे बाहर हैं उनको बोला कि आप वापस ले आइए और टैक्स दीजिए, अगर जो नहीं लाएंगे वो आगे जाके उन पे क्रिमिनल केस चलेगा, जेल जा सकते हैं और उनकी सारी संपत्ति जब्त हो सकती है। इतने बड़े एक कानून लाने के बाद, इतनी धमकियां देने के बाद आप देख रहे हैं स्विस बैंक में 50% और बढ़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि लोग आपकी बात ही नहीं सुन रहे, आपके कानून का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपके जो नोटबंदी का जो आपने बड़े बड़े दावे किए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और पिछले अखबारों में छपा है करीब 22,000 जो मिलियनेयर्स हैं, जो करोड़पति हैं, वो सब देश छोड़ के गए भी हैं। हो सकता है उन्हीं के पैसे स्विस बैंक में हो। तो अब वो हमें वैसे भी दिख रहा है, नीरव मोदी और अपने जितने जो डायमंड मर्चेंट हैं, जतिन मेहता, कल मेहुल चोकसी, दूसरे मोदी, ललित मोदी, ये सब बाहर हैं, तो भाई उनका पैसा कहीं रखा ही होगा ना। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत भारी इनकी पॉलिसी का फेलियर है। ये तो मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल
एक तरह से एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है इस सरकार के लिए, ये स्विस बैंक के जो आंकड़े जो आए हैं। तो क्या जैसे भारतीय बैंकों में हर दिन नए नए घोटाले आ रहे हैं, तो क्या ये भारतीय जो धनाढ्य वर्ग है उसको भारतीय बैंकों पे ही भरोसा नहीं रह गया है, वो विदेशों के बैंक ढूंढ रहे हैं? क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है? देखिए ये नहीं, ये दूसरी बात है। जो करोड़पति जो बाहर जा रहे हैं, जैसे 22,000 जिसमें भी इजाफा हुआ है, 50% इजाफा हुआ है। जो हर साल जो करोड़पति किसी बाहर देश के जो ग्रीन कार्ड जैसे टैक्स रेजिडेंसी जैसे कहते हैं, सिंगापुर, दुबई, इस तरह की जगह, यूके और इस तरह की जो जगह जाके सिटीजनशिप ले रहे हैं, उसका ये अर्थ है कि इनको अब भारत में बिजनेस करने का इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इन्हें ये लगता है कि इस देश में अब बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार कहती है हमने बड़ा आसान कर दिया है। तो मैं तो कल ट्विटर में देख रहा था कि किसी ने मजाक में ये कहा है कि हिंदुस्तान में ये स्थिति हो गई है कि व्यापारी संन्यास ले रहे हैं और सन्यासी व्यापार कर रहे हैं। तो मतलब कि जो धन में इजाफा अगर हम देख रहे हैं स्विस बैंकों में, तो ये काले धन पे जो सरकार लगाम लगा रही थी, इसका मतलब ये पूरी तरीके से फेल हो गया है, ये कहा जा सकता है? ये तो फेलियर ही है। तो इसमें अभी तक सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आई है। अभी तक आप बताइए किसी एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने बोला हो कि क्यों स्विस बैंक में 50% भारतीयों का पैसा वहाँ पे इतना बड़ा कैसे है, जबकि दावा इन्होंने क्या करा था कि अब सब वापस आ रहा है, कि हमने ब्लैक मनी का नया कानून लेके आए हैं जिसके तहत इनको सब क्रिमिनल लायबिलिटी इनकी हो जाएगी, इनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। इतनी बड़ी धमकियों के बाद अगर आपकी कोई सुने ना और बढ़े, और ये केवल आपने अभी सिर्फ स्विस बैंक के आंकड़े देखे, ऐसे कई दसों और बैंक हैं और जगह में। अब वहाँ जाके देखोगे तो आपको फिर वहाँ भी इसी तरह 50% बढ़ोतरी आपको दिखेगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये केवल एक स्विस बैंक का मामला नहीं है, ऐसे आपको कई 30, 40, 50 बैंक मिलेंगे। पनामा में मिलेंगे आपको, और भी जगह जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ सब जगह मिलेंगे आपको, साइप्रस में मिलेगा आपको। हाँ, तो ये तहकीकात इनको करनी चाहिए अब, मगर अभी तक तो ये चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले पे। जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।